हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। और इस टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में एक ग्रंथि हाइपोथैलेमस देखी थी कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से हार्मोन निकालती है और इसके अन्य नाम क्या है। इन सब की चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली है। आज हम एक नई ग्रंथि शुरू करेंगे जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, जिसे आप इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये पीयूष ग्रंथि क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, इनकी और क्या क्या विशेषता है, रंग कैसा है, भार कितना है, व्यास क्या है और इसको और किस नाम से जाना जाता है, वो देखते हैं आज की क्लास में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ग्रंथियों में अगर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है तो वो पीयूष ग्रंथि है और मोस्टली एग्जाम में प्रश्न इसी ग्रंथि से आते हैं। इसे आप इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं। देखिए एक एक पॉइंट को, ये कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले बात करें तो ये जो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, ये कपाल की स्फिनोइड अस्थि, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, कपाल की स्फिनोइड अस्थि, कपाल की स्फिनोइड अस्थि, कपाल की स्फिनोइड अस्थि की सेला टर्सिला खांच में, सेला टर्सिला खांच में पाई जाती है। पहला बिंदु क्लियर हो गया होगा कि जैसे आपने हाइपोथैलेमस में देखा कि हाइपोथैलेमस का है तो वो अग्र मस्तिष्क के पश्च में, ठीक है, अग्र मस्तिष्क के पश्च में डाइसेफेलॉन की गुहा में थी। जबकि जो ये पीयूष ग्रंथि है ये कहा है, ये कपाल यानी क्रेनियम होता है ना, पर उस क्रेनियम की स्पिनोइड अस्थि, स्पिनोइड अस्थि की सेला टर्सिला खांच में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। फिर आपने एक चीज और देखी होगी कि ये जो ग्रंथि है ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है, ठीक है। और किससे जुड़ती है तो इनफंडिबुलम व्रंत के द्वारा। तो दूसरी बात आपको ये याद रखनी है भाई कि पीयूष ग्रंथि, ये जो पीयूष ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, यह हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? हाइपोथैलेमस से। अब किसके द्वारा जुड़ी रहती है ये, तो ये जुड़ी रहती है इन फंडिबुलर व्रंत के द्वारा। इस चीज के द्वारा ये दोनों ग्रंथि आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर हम बात करें अब इसकी बेसिक बातें। सबसे पहले हम देखते हैं इसका उद्गम, ओरिजन। ओरिजन किससे हुआ है तो जो भ्रूणीय परत होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उन तीनों में से कौन सी परत के द्वारा पीयूष ग्रंथि का निर्माण होता है तो वो परत है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म परत। एक्टोडर्म लेयर से इस पीयूष ग्रंथि का ओरिजिन होता है। पहली बात तो ये याद रखनी है। फिर ये कैसे दिखाई देती है तो ये ग्रंथि होती है मटर के दाने के आकार की, मटर के दाने की आकार की। इसका आकार कितना होता है? सिर्फ मटर के दाने के समान। नेक्स्ट बात करें, इस ग्रंथि का जो रंग है, कलर, वो कलर होता है गुलाबी। इस ग्रंथि का रंग कैसा होता है? गुलाबी। नेक्स्ट बात करें, ये जो ग्रंथि है इस ग्रंथि का भार यानी वजन कितना होता है तो यह होता है 0.5 ग्राम। और बात करें इसमें तो इस ग्रंथि का जो व्यास है, डायमीटर है, वो कितना होता है तो वो होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो बेसिक बातें हो गई कि पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? कपाल की स्पिनोइड अस्थि की सेला टर्सिला खांच में। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है, दोनों आपस में जुड़ी हुई रहती है ग्रंथियां। किसके द्वारा जुड़ी रहती है तो इनफंडिबुलम व्रंत के द्वारा जुड़ी रहती है। उद्गम यानी इस पीयूष ग्रंथि का ओरिजिन किससे हुआ है तो इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म लेयर्स से। कैसे दिखाई देती है तो ये मटर के दाने के समान दिखाई देती है। इसका रंग गुलाबी होता है, पिंक होता है। भार इस ग्रंथि का 0.5 ग्राम होता है। व्यास, डायमीटर 1 से लगाकर 1.5 सेंटीमीटर इस ग्रंथि का व्यास होता है। तो ये तो बेसिक बातें। और भी 2-3 बातें हैं, पहले यहां तक आप नोट कीजिए। समझ में आ रहा है? देखिए और क्या क्या इस ग्रंथि में, तो देखिए अब रफ करो इतना।
आगे चलते हैं। तो देखो, महिलाएं जितनी भी है उन महिलाओं के अंदर ये ग्रंथि पुरुषों की तुलना में थोड़ी बड़ी है। मैं क्या कह रहा हूं, महिलाओं में थोड़ी बड़ी है, किसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में। अब बड़ी का मतलब इतनी बड़ी नहीं है, नॉर्मली दिखाई देती है कि हाँ पुरुषों में छोटी है और महिला में बड़ी है। तो ये ग्रंथि महिलाओं में थोड़ी बड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, ये ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्रंथि महिलाओं में थोड़ी बड़ी होती है। फीमेल्स जो भी है महिलाओं में थोड़ी बड़ी है, थोड़ी बड़ी होती है। अब देखिए इसको और किस नाम से जाना जाता है। जैसे आपने हाइपोथैलेमस में देखा था कि हाइपोथैलेमस को आप मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड या उसे आप सुपीरियर कमांडर या सर्वोच्च कमांडर कहते थे, तो इसी प्रकार इस पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। पहला नाम तो ये याद रखना है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, उस नाम का उसका नाम है मास्टर ग्लैंड। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रा का लीडर। क्या कहते हैं इसे, ऑर्केस्ट्रा का लीडर। ये दोनों इस पीयूष ग्रंथि के अन्य नाम है। हो जाएंगे यार, देखिए लिखो फटाफट। फिर हम इस पीयूष ग्रंथि को एक फ्लो चार्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर एक एक भाग को डिटेल में हम चर्चा करेंगे। देखिए चले आगे, रफ करें। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि दो पालियों में बटी रहती है। मैं क्या कह रहा हूं, पालियां का मतलब है लोब, पिंड। इस पीयूष ग्रंथि के अंदर आपको दो पिंड दिखाई देते हैं, दो लोब दिखाई देते हैं। कौन कौन से, तो जो आगे वाला लोब होता है अग्रपाली, जिसे आप अग्रपाली कहते हैं, उसे तो कहेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो एक पश्चपाली होती है उसको आप कहेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। फिर इन एडिनोहाइपोफाइसिस के भी तीन भाग होते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस के भी तीन भाग होते हैं। फिर कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि का कितना % भाग बनाता है, किस भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है, वो भी पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है, एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं आप। देखिए पीयूष ग्रंथि, ये जो पीयूष ग्रंथि है ये दो पालियों में बटी हुई है। कितनी पालियों में बटी हुई है भाई, दो पालियों में। पहली पाली आती है जिसको कहते हैं अग्रपाली, अग्रपाली। और एक पाली होती है उसको कहते हैं पश्चपाली। जो अग्रपाली है इसको कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। जो अग्रपाली है इसको कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो पश्चपाली है इसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस हो जाएंगे याद। देखिए पीयूष ग्रंथि, उस ग्रंथि के अंदर दो पालियां है, एक अग्रपाली है और एक पश्चपाली। अग्रपाली को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, पश्चपाली को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब मान लो पीयूष ग्रंथि अपने आप में 100% है। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो उसमें से ये कितना % है, ये कितना % है, तो ये होता है 75%, 75% है। जबकि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये 25% है, 25%। मैं क्या कह रहा हूं कि पीयूष ग्रंथि दो पालियां, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस कुल पीयूष ग्रंथि का 75% भाग बनाती है, जबकि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये कुल पीयूष ग्रंथि का 75% भाग बनाती है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूं यहां पर पहले, कि ऐसा कहा जाता है कि जो ये न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग है ये एक ग्रंथि नहीं है, ये तो एक अंग होता है, एक ऑर्गन है। कैसे है, क्या है, तो हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे तब डिटेल में बताएंगे आपको। समझ लेना यहाँ पर, ये तो 75% भाग है एडिनोहाइपोफाइसिस। अब और क्या होता है, तो इस एडिनोहाइपोफाइसिस भाग में भी तीन भाग होते हैं।
इस पाली में 3 भाग होते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। पहला होता है पार्स डिस्टेलाइज, पार्स डिस्टेलिस। दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया, और तीसरा होता है पार्स ट्यूबरेलिस। इस एडिनोहाइपोफाइसिस जो पाली है इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है पार्स डिस्टेलिस, दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया और तीसरा होता है पार्स ट्यूबरेलिस। उसी प्रकार जो न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग है इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। दूसरा होता है मध्य एमिनेंस, मध्य एमिनेंस। तीसरा होता है इसका भाग, उसको कहते हैं इनफंडिबुलर वृंत। ये हो गई एडिनोहाइपोफाइसिस पाली की बात और न्यूरोहाइपोफाइसिस पाली की बात। मतलब कि जो 2 पालियों में बटी हुई है उन दोनों पालियों के अंदर 3-3 भाग होते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस के भी 3 भाग, न्यूरोहाइपोफाइसिस के भी 3 भाग। अब देखिए जो पार्स डिस्टेलिस भाग है, पार्स इंटरमीडिया है, पार्स ट्यूबरेलिस है और पार्स नर्वोसा है, मध्य एमिनेंस है और इनफंडिबुलर वृंत है। इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, क्या क्या होता है वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो आपको इतना तो पहले बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है? हो जाएगा यहां तक। अब मैं थोड़ी सी बेसिक बातें बता दूं। जो पार्स डिस्टेलाइज भाग है इस भाग से 6 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं? 6। जबकि जो पार्स ट्यूबरेलिस भाग है इस भाग से निकलते हैं 1 हार्मोन। मैं क्या कह रहा हूं? पार्स डिस्टेलिस भाग है जो पीयूष ग्रंथि का, इससे सबसे ज्यादा हार्मोन निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 6 हार्मोन निकलते हैं। जबकि जो पार्स ट्यूबरेलिस भाग है इस भाग से सिर्फ 1 हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन है MSH। एक हार्मोन का नाम, तो एक हार्मोन का नाम साथ साथ में याद करेंगे, MSH। पूरा नाम मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए मैं यहां लिखता हूं मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? तो एक हार्मोन जो पार्स ट्यूबरेलिस भाग से निकलता है वो हार्मोन कौन सा है? MSH। और MSH हार्मोन का पूरा नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद हो जाएगा यह। 6 हार्मोन की हम एक एक करके चर्चा भी करेंगे। पहले मैं जो बातें बता देता हूं। जो पार्स इंटरमीडिया भाग है यह भाग मनुष्य के अंदर तो अस्पष्ट होता है, या सीधा सीधा कहूं ना तो हमारे अंदर अल्प विकसित है लेकिन अल्प विकसित है। जबकि जो वेल है, वेल मछली है, पक्षी है, उनके अंदर तो ये एब्सेंट ही होता है पूरा का पूरा, ठीक है? तो देखिए ये तो जो मेन बातें हैं पीयूष ग्रंथि में वो आपको याद करनी है। फिर हम इसकी नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।